5.1 प्रस्तावना। राज्य राजनीतिक सिद्धांत का एक प्रमुख विषय रहा है और अब भी बना हुआ है। लेकिन जैसा कि पिछली इकाई में देखा जा चुका है, राज्य के बारे में धन के विवरण के बावजूद राज्य की प्रकृति को पकड़ पाना लगभग असंभव सिद्ध हुआ है। राज्य की पारदर्शिता और केंद्रीयता इसे भ्रांतिजनक बनाती है। यह स्थिति और भी अधिक बढ़ जाती है जब राजनीतिक सिद्धांतवादी वास्तव में विद्यमान राज्यों के विश्लेषण का प्रयास करने लगते हैं। निसंदेह राज्य हाल के दशकों में राजनीतिक सिद्धांत के सैद्धांतिकरण और तुलनात्मक राजनीति का महत्वपूर्ण विषय रहा है। राज्य की प्रकृति के बारे में राजनीतिक सिद्धांत में लगातार दिलचस्पी परिष्कृत तथा जटिल सैद्धांतिकरण के रूप में समसामयिक समाज के सभी पहलुओं के महत्व द्वारा स्पष्ट की जाती है, चाहे वह पूंजीवादी हो, समाजवादी हो अथवा विकासशील हो। राज्य निर्विवाद रूप से समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक प्रमुख कारक के रूप में उभरता है। परिणाम स्वरूप यह समझा पाना या किसी विशेषता का विश्लेषण कर पाना असंभव हो जाता है कि यह नारीवाद है, परिवार, धर्म, पारिस्थितिक विज्ञान, विधि, अधिकार, राजनीतिक प्रक्रिया, संस्कृति या विकास है। विकासशील समाजों के मामलों में यह और भी सत्य है, क्योंकि आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, न्याय और सामूहिक तथा व्यक्तिगत अधिकारों को प्राप्त करने में राज्य प्रमुख भूमिका लगातार निभाता रहा है। हालांकि सिविल समाजों से राज्य की वापसी पर भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की प्रक्रियाएं लगातार जोर देती रही है। 5.2 समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत में राज्य। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राज्य राजनीतिक सिद्धांत में आक्रामक रूप से लौटा। शताब्दी के प्रारंभिक हिस्से में यह संविधानों, कानूनी संस्थाओं तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन माना जाता था, राज्य का नहीं। इसके प्रति राजनीतिक सिद्धांत की चिंता हुई। अमेरिकी राजनीतिशास्त्र संघ के तहत यह उदारवादी सिद्धांत को अपना मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ अधिक या उदारवाद में जोर इस बात की ओर अधिक दिया गया कि राजनीतिशास्त्र की इस तरह विकास करने की आवश्यकता जिससे निष्पक्ष तथा मूल्य मुक्त विज्ञान हो। राजनीतिशास्त्र के अध्ययन को प्राकृतिक विद्वानों के प्रयास में उदारवादी संरचनावाद कार्यवादियों ने राज्य को सामान्य सिद्धांतों से साथ जटिल अवधारणा के रूप में नहीं माना और राजनीतिक प्रणाली की वैज्ञानिक तथा मूल्यमुक्त अवधारणा के स्थान में व्यवहारात्मक क्रांति के तहत इसको लाभ पहुंचा। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद की विजय का भ्रम दूर हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बौद्धिक नेतृत्व में समाजशास्त्रों पर तीव्र प्रहार किए गए और विकासशील देशों में राष्ट्र निर्माण के राष्ट्रवादी परियोजना के साथ मोह भंग से राज्य की लाभप्रद स्थिति में सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण करने की आवश्यकता सामने आई। साम्यवादी समाजों तथा उपनिवेश के पश्चात बने समाजों दोनों में ही अधिनायकवाद का अनुभव अच्छा नहीं रहा। इससे भी यह आवश्यकता हुई कि राज्यों ने शक्ति की संरचना को जिस प्रकार संहिताबद्ध किया, व्यक्त किया तथा राजनीतिक सत्ता का उपभोग किया उसके बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण रखा जाए। इस प्रकार 1960 और 1970 के दशकों में राज्य उदार तथा मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत दोनों में ही प्रमुख शासक की अवधारणा लेकर उभरा। पिछले 2 दशकों के दौरान नागरिक समाज के साथ संबंधों के मामले में राज्य के अध्ययन की ओर मुख्य रूप से अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। 2.1 उदारवादी अवबोधक। 1960 के दशक से ही उदारवादियों ने राज्य के प्रशासनिक दमनकारी तथा सैद्धांतिक कार्यों की ओर आधुनिक समाज के प्रति समाज की बढ़ती हुई केंद्रीयता को स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया है। राज्य के बहुलवादी सिद्धांत में उदारवादियों ने राज्य को उस सरकार से भिन्न राजनीतिक संघ के रूप में देखना शुरू किया है जो भेदभाव के हितों से ऊपर की बात को स्वीकार करने के आधार पर सभी सार्वजनिक संस्थानों को अपने दायरे में समेटते हुए अवैयक्तिक अधिकार का उपयोग करती हैं। उदारवादी विचारकों का तर्क है कि समाज के प्रतिस्पर्धात्मक समूहों और व्यक्तियों के बीच राज्य एक तटस्थ मध्यस्थ है, यह एक अंपायर या रेफरी की तरह काम करता है और सभी नागरिकों के अधिकारों के अतिक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम रहता है। बहुलवादियों ने राज्य को एक तटस्थ इकाई के रूप में देखा है जो सभी के हित में कार्य करता है और सामान्य अच्छाई तथा सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। बहुलवाद का प्रमुख तर्क यह है कि राजनीतिक शक्ति एक बौद्धिक तथा सत्तारूढ़ वर्ग की अपेक्षा अनेक सामाजिक समूहों में बिखर जाती है। राज्य की ऐसी संस्थागत सूझबूझ में इसका प्रमुख कार्य व्यवस्था बनाए रखना तथा सामाजिक स्थिरता प्रदान करता है। चार्ल्स लिंडब्लोम तथा जे के जालग्रंथ जैसे नव बहुलवादियों ने तर्क दिया है कि विकसित औद्योगिक राज्य वर्ग बहुलवादियों की तुलना में अधिक जटिल तथा लोकप्रिय दबावों के प्रति अपेक्षाकृत कम प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले होते हैं। राज्य को सामान्य हित या लोकहित का संरक्षक मानते हुए यह तर्क करते हैं कि सभी संगठनों को समान शक्तिशाली के रूप में चित्रित कर पाना असंभव है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में व्यापार या कारोबार अधिक लाभ की स्थिति में रहता है और इसलिए अन्य समूह स्पष्ट रूप से उसकी प्रतिद्वंद्विता नहीं कर सकते। हालांकि नए बहुवादी व्यापार को बुद्धिजीवी वर्ग नहीं मानते कि यह समूह सभी क्षेत्रों में सरकार से अपने विचारों को मनवाने में सक्षम रहता है, फिर भी यह सत्तारूढ़ दल से अपेक्षाकृत कम है। यह इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक उदारवादी लोकतंत्र वितरित बहुतंत्र जैसा है जिसमें कारोबार आमतौर पर प्रमुख प्रभाव डालता है, विशेषकर आर्थिक कार्यसूची पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। पिछले 3 दशकों के दौरान नए नए सही विचार और सैद्धांतिक विशेषताओं के बावजूद ये हॉब्स और लॉक द्वारा प्रारंभ में प्रतिपादित वर्ग उदारवाद जैसे बहुलवादियों, नव उदारवादियों या स्वेच्छावादियों की तरह आर्थिक और सामाजिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप के प्रति बहुत अधिक असहानुभूतिपूर्ण रुख व्यक्त करते हैं, जो कि इस धारणा से व्यक्त होता है कि राज्य एक परोपजीवी वृद्धि है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। उनके लिए राज्य अब और ज्यादा निष्पक्ष रैली नहीं रह गया है, बल्कि खुद अपनी सेवा करने वाला एक भीमकाय दैत्य हो गया है। एक प्राचीन काल के ऐसे राज्य में हस्तक्षेप करने लगा है, ऐसे राज्य को स्थिति में पहुंचा दिया गया है जहां जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है। नए अधिकारों के सिद्धांतवादियों ने इन ताकतों की पहचान करने की कोशिश है जिनके कारण राज्य के हस्तक्षेप में वृद्धि हुई है और उनकी दृष्टि में उनका मुकाबला किया जाना चाहिए। प्रभावी रूप में उदारवादी राज्य को प्रशासन के रूप में अधिकाधिक मानने लगे हैं। जैसे राज्य की संस्थागत समझ हमें राज्यों में असमानता को स्पष्ट करने की अनुमति नहीं देती, जो कि उनके संग्रह करने, अभिव्यक्ति करने और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करने के मामले में आती है। 2.2 मार्क्सवादी अवबोधन। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य की वापसी मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत की एक उल्लेखनीय विशेषता रही है। राज्य की प्रकृति के संबंध में सबसे जोरदार और परिष्कृत बहस साम्यवाद के ध्वस्त होने तथा राजनीतिक सिद्धांत की मुख्यधारा के रूप में नव उदारवाद के अभ्युदय के पश्चात दार्शनिक स्थिति के रूप में मार्क्सवाद के ह्रास में पहले 1970 और 1980 के दशकों में हुई। इनमें से अधिकांश बहस मार्क्स और एंजेल्स के विचारों की व्याख्या के इर्द गिर्द बहसों के रूप हुई। मार्क्सवादी सिद्धांतों की व्यापक उपस्थिति को राज्य के बारे में उनकी कृतियों में जुड़ाव न होने तथा सातत्य न होने के कारण विभिन्न मार्क्सवादी व्याख्याओं में सामंजस्य में कमी आई।
न तो मार्क्स न एंजेल के खंडित तथा दार्शनिक विचारों की अप्रणालीबद्ध श्रृंखला समसामयिक इतिहास तथा पत्रकारिता तथा समय समय की टिप्पणियों के जरिए सिद्धांत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये विषय स्वतंत्र सैद्धांतिक व्याख्या तथा विकास के लिए सक्षम है। मार्क्स और एंजेल्स के लेखों में राज्य के ग्रैंड सिद्धांतों के अभाव में भी राज्य की प्रकृति के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण उभरे। हालांकि वे आपसी योग्यता तथा सातव्य के विभिन्न अंशों की भिन्नता से युक्त हैं, वे विभिन्न अनुमानों, शोषण के सिद्धांतों तथा राजनीतिक निहितार्थों पर आधारित हैं। इस प्रकार हमारे समक्ष ऐसी सैद्धांतिक स्थिति है जिसमें तर्क दिया गया है कि राज्य का विश्लेषण उस तरह किया जाना चाहिए जैसे लेनिन ने किया था। उदाहरणार्थ, यह मार्क्सवादी राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। वर्ग प्रभुत्व के एक साधन के रूप में राज्य का क्लासिकी सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा की मार्क्सवादी स्पष्टीकरण से जुड़ा हुआ है। जर्मन विचारधारा के अनुसार मार्क्स और एंजेल्स ने राज्य को उपउत्पाद के रूप में देखा, उदाहरण के लिए संपत्ति के संबंधों की प्रणाली के सामान्य तंत्र के प्रतिबिंब के रूप में देखा, और उसे आर्थिक वर्ग संघर्ष के परिणाम के रूप में देखा। मार्क्स और एंजेल्स ने तर्क दिया कि राज्य श्रमिकों के सामाजिक विभाजन के भीतर विकसित होता है और ऐसा स्वरूप है जिसमें सत्तारूढ़ वर्ग अपने सामान्य हितों पर जोर देता है। राज्य आर्थिक आधार पर प्रतिबिंब करता है और साथ ही अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं और आर्थिक वर्ग के ताकतों के संतुलन को परिलक्षित करता है। मार्क्स ने इसी प्रकार के विचार अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुत किया। उसने तर्क दिया कि उत्पादन के संबंध ऐसे वास्तविक आधार है जिन पर वैधानिक और राजनीतिक अधिसंरचना का निर्माण होता है और जिसके प्रति सामाजिक चेतना निश्चित स्वरूप धारण करती है। राज्य के स्वरूप प्रकृति के बारे में विचारों की उपर्युक्त पद्धति तथा आर्थिक अवसंरचना के बीच आपसी संबंध और राजनीति संगठनों के बारे में साम्यवाद घोषणापत्र के प्रमुख दस्तावेज में सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। राज्य की प्रकृति के बारे में विचार की उपर्युक्त प्रवृत्ति तथा आर्थिक संरचना और राजनीतिक संरचनाओं के बीच अंतर संबंधों का साम्यवादी घोषणापत्रों में सर्वाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति मिली है। मार्क्स और एंजेल्स ने तर्क दिया है कि तथाकथित राजनीतिक सत्ता महज एक वर्ग का दमन करने के लिए एक वर्ग की संयोजन शक्ति मात्र है। इसके अतिरिक्त आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी समूचे बुर्जुआ वर्ग के सभी कार्यों के समान मामले का प्रबंध करने के लिए एक समिति मात्र है। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत का यह संस्करण इस अवधारणा की ओर ले जाता है कि उद्देश्य तथा कार्य के मामले में उसकी उत्पत्ति और प्रकृति एक वर्ग के दमन के लिए दूसरे वर्ग के संगठन का रूप है। पूर्व सोवियत संघ के संरक्षण में आधिकारिक मार्क्सवाद के अलावा इस प्रकार की स्थिति के साथ अन्य लोगों के समान विचार की दृष्टि से विलियम डोमहोक तथा फ्रैंक ब्लॉक जैसे सामयिक पश्चिमी मार्क्सवादी थे। अपनी ऐतिहासिक कृतियों में मार्क्स ने फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस की राजनीतिक दशाओं की ठोस संरचना के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की और राज्य की ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें उसका अपना जीवन था जो समाज के हित में काम नहीं करती थी बल्कि राज्य के निजी हितों में ही अनुरक्त रहती थी। इस प्रकार की स्थिति तभी उत्पन्न हुई जब वर्ग ताकतों में वहां संतुलन था, जैसे बोनापार्टवादी फ्रांस तथा बिस्मार्कवादी जर्मनी, अथवा वहां प्रमुखशाली वर्ग का अभाव था जैसा कि ऑस्ट्रिया के मातृसत्तात्मक राज्य तथा रूस के जारवादी राज्य में था। निकोज पोलांतजास, हॉल ड्रेपर तथा राल्फ मिलिबैंड जैसे सामयिक मार्क्सवादियों का विचार था, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता, यदि यह बहुत उच्च स्तर की हो, उसका वर्ग स्वरूप नहीं घटता। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता राज्य के लिए यह संभव बनाती है कि वह उपर्युक्त लचीलेपन के साथ अपने वर्ग की भूमिका निभाए। यदि वास्तव में यही सत्तारूढ़ वर्ग का सामान्य उपकरण होता तो इसकी भूमिका के कार्य निष्पादन में बहुत आघात पहुंचता। राज्य बुद्धिजीवी को वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की सेवा करने के लिए यह तय करना होता है कि सर्वोत्तम सेवा के लिए उसके कितनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। राज्य के मार्क्सवादी फार्मूले के बुनियादी दायों को बहुत संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है, जब राज्य कार्य करता है तो मार्क्सवादी शब्दों में सत्तारूढ़ वर्ग की ओर से उसके इशारे पर यह अधिकांश हिस्सा नहीं करता है। राज्य वास्तव में एक वर्ग राज्य होता है, सत्तारूढ़ वर्ग का राज्य होता है, परंतु वास्तव में इसे उस प्रकार की स्वायत्तता की उस स्थिति तथा स्वतंत्रता रखनी चाहिए यदि उसे एक वर्ग राज्य के रूप में कार्य करना है। पांच दशमलव तीन विकासशील समाजों के ऐतिहासिक वैशिष्ट्य की समझ की ओर। सैद्धांतिक उद्देश्य के रूप में राज्य के स्वरूप के बारे में तीव्र बहस और मार्क्सवादी सिद्धांतवादियों द्वारा व्यक्त की गई राज्य की अवधारणा के बारे में संदेहवाद के बावजूद राजनीतिक सिद्धांत में किसी सामाजिक विश्लेषण के लिए राज्य की प्रमुखता को लगभग पूर्ण स्वीकृति है। लेकिन जब सिद्धांतवादियों द्वारा वास्तव में विद्यमान राज्य को विश्लेषण की कोशिश की जाती है तो समस्या पैदा होती है। राज्य के बारे में अपने सैद्धांतिक विमर्श में सभी सिद्धांतवादियों ने उन्हीं ऐतिहासिक राज्यों का उल्लेख नहीं किया है। उदाहरण के लिए मार्क्स और एंजेल्स ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं ये 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में थे और जिनकी प्रकृति समसामयिक है और जिनके लिए मार्क्सवादियों को रखा गया है। इसी प्रकार उपनिवेशवादी विकासशील ऐतिहासिक और संरचना की दृष्टि से विकसित पूंजीवादी तथा उत्तर साम्यवादी समाजों में राज्य से भिन्न है। इसके अलावा इन राज्यों में बड़ी श्रेणियों के अंदर उल्लेखनीय विरोध विद्यमान है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विकसित पूंजीवादी राज्यों की निःसंदेह ऐतिहासिक भिन्नताएं हैं, लेकिन उनमें दो सामान्य विशेषताएं एक जैसी हैं। वे सभी अत्यधिक औद्योगिक देश हैं। उनके आर्थिक कार्यकलापों के मुख्य साधन का हिस्सा निजी स्वामित्व तथा नियंत्रण में रहता है। ये दो विशेषताएं उन्हें एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अल्प विकसित राज्यों से विशिष्ट बना देती हैं।
विकसित राज्यों तथा विकासशील देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण भेद भी हैं। उपनिवेशवाद जैसे ऐतिहासिक कारक, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय आंदोलनों के अनुभव और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ जिनमें उपनिवेशवाद के पश्चात विकासशील समाज उभरे हैं, इनका विकासशील राज्य के स्वरूप पर गहरा असर पड़ा है। इसके पश्चात विकसित पूंजीवादी समाजों में राज्य के विश्लेषण के लिए जो श्रेणियों इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, ऐसे स्वरूप के लिए सभी शैक्षिक प्रयासों की यह कहकर आलोचना की जाती रही है कि वे अपने स्वरूप में मशीन की तरह दृढ़ संकल्पित तथा हासवादी हैं। उदाहरण के लिए नवमार्क्सवादी परंपरागत मार्क्सवाद की पर्याप्तता को लेकर खुलेआम यह प्रश्न उठाते हैं कि विकास समाजों की सामाजिक वास्तविकताओं को स्पष्ट करने के लिए बुर्जुआ पूंजीवादी संदर्भ के लिए मार्क्सवादी यह प्रश्न उठाते हैं। उनका विचार है कि मार्क्सवाद को अक्सर विकास की धारणा के अंतर्गत बहुत भिन्न परिस्थितियों के लिए अपनाया गया है। इसमें बताया गया है कि विकासशील राज्य के स्वरूप का सिद्धांत बनाने में मार्क्सवादी विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करते समय मार्क्सवादी अवधारणाओं का इस्तेमाल सावधानी के साथ करना चाहिए। इसी प्रकार उदारवादियों ने भी राज्य के स्वरूप के बारे में सामान्यीकरण करने का प्रयास करने की अपेक्षा इन नए राज्यों की सांस्कृतिक विशिष्टता का अध्ययन करने पर बल दिया है। जैसा कि 1950 तथा 1960 के दशकों में आधुनिकीकरण तथा विकास के महान सिद्धांत के संदर्भ में कहा गया था। 5.4 विकासशील समाजों में राज्य का सिद्धांत स्थापित करना है सैद्धांतिक आधार मजबूत करना। जब एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश स्वतंत्र हुए थे, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को लाने के मामले में राज्य की क्षमता के प्रति अभूतपूर्व विश्वास था। इसका निम्नलिखित आधारों पर स्पष्टीकरण किया जा सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीयतावादी राज्य की धारणा उपनिवेशवादी राज्य की परंपरा के अनुरूप है। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की राज्य की सत्ता के प्रति दावे राज्य का अधिग्रहण करने के लिए थे। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रवादी नेतृत्व ने नागरिक समाज तथा राज्य के बीच अंतर को कम करने का प्रयास किया ताकि समाज अर्थात नागरिक समाज की आंतरिक शक्ति संरचना में राज्य का आधार बने। राष्ट्रवादी नेतृत्व के हिस्से पर राज्य की शक्ति के लिए आकांक्षाओं ने उत्तर उपनिवेशी राज्य के लिए वैधता और स्वीकार्यता प्रदान की। दूसरा, नागरिक समाज उपनिवेशवादी हस्तक्षेप के कारण कम विकसित था, इसलिए सामाजिक परिवर्तन के मामले में उत्तर उपनिवेशवादी राज्य ने प्रमुखता प्राप्त कर लिया। तीसरा, इस बात पर व्यापक सहमति थी कि उत्तर उपनिवेशवादी राज्य सामाजिक इंजीनियरिंग, संजातीय एकरूपता, आर्थिक आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय निर्माण के लिए हस्तक्षेपवादी भूमिका निभाते हुए उपनिवेशवादी विरासत को उल्टा रूप दे देगा। चौथा, उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर बहस ने भी आधुनिकीकरण तथा विकास के बारे में पश्चिमी उदारवादी बहस को भी सहायक के रूप में शामिल किया गया। विकास की तीन धारणाएं इस बहस के इर्द गिर्द घूमती रही कि यह समय की अनिवार्यता थी और कि राज्य का स्वरूप विकास का पूरक था। विकास को मूल्य मुक्त सामाजिक प्रक्रिया तथा अंततः जो सामाजिक दमन के अपने ही पैटर्न ऐसे शो को जन्म दे सकता था जिन्हें मान्यता न दी गई। परिणाम स्वरूप विकास को ऐसे रूप में माना गया जो ऊपर से लादा नहीं जा सके। और अंत में एक दृढ़ विश्वास की परंपरागत विशेषताओं से दुख उठाने वाले विकसित समाज उन आवश्यक सुधारों को हासिल करने में सूक्ष्म कहेंगे जो आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है, और ऐसा विकासशील समाज हो जो अपना नियमन करने में अक्षम रहते हैं। इस प्रकार उदारवादियों में प्रमुख विश्वास यह था कि विकसित राज्य राष्ट्रीयता के स्वतंत्र स्रोत के साथ तथा समाज के ऊपर तथा बाहर से खड़े रहने की योग्यता के कारण आधुनिकता लाने वाले बुद्धिजीवियों की सहायता से संपूर्ण समाज के लाभ के लिए विकास के कार्यक्रमों की शुरुआत तथा पहल कर सकता है। विकासशील उपायों के बारे उपर्युक्त विचार तथा इसके आधुनिकीकरण लाने वाले बुद्धिजीवियों की छठे दशक में ही परीक्षा ले ली गई। यह व्यापक रूप से महसूस किया गया कि प्रिंसटन के सिद्धांतवादियों जैसे पावेल, वर्षा, कोलमैन, पाई आइसेंसवाद तथा विंदर सहित अन्य अनेक सिद्धांतवादियों ने हटिंगटन, विनर तथा संजय लाल जैसे उदार संस्थावादियों का अनुसरण किया जो संजातीय केंद्रित बटा यूरोप केंद्रित थे और शोषण की नवोपनिवेशवादी व्यवस्था को छिपाने के लिए सैद्धांतिक आवरण रखते थे। इस विचारधारा की परिधि पर रहने वाले आलोचकों ने आधुनिक राज्य की धारणा को अलोकतांत्रिक होते हुए महसूस किया क्योंकि इसे परंपरावाद के खिलाफ आधुनिक क्षेत्र के प्रति तरजीही बर्ताव देना था। नव मार्क्सवादियों, सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा नारीवादियों ने जोरदार तर्क दिया है कि जिनकी आजीविका परंपरागत क्षेत्र पर निर्भर है या जिनकी संस्कृति और समाज उन पर समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हित की दुहाई देने वाले दावे के बारे में प्रश्न उठाया गया क्योंकि इस बात के पर्याप्त सबूत थे जो राज्य की व्यवस्था का संचालन करते हैं। आधुनिकीकरण के शब्दों में बुद्धिजीवी वे प्रायः तरीकों में लिप्त होने से काफी हद तक व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करते थे और इस रूप में प्राप्त करते थे कि उसे सामान्य राष्ट्रीय हित में नहीं देखा जा सकता। सामाजिक परिवर्तन अथवा आर्थिक सुधारों अथवा राजनीतिक परिवर्तन के अभिकारक के रूप में राज्य को वैधता न देने के कारण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील राज्य के बारे में सैद्धांतिकरण में प्रतिमान परिवर्तन आया। अब सैद्धांतिक विषय में राज्य पर मुख्य ध्यान दिया गया। 5.5 परिधीय राज्य का सिद्धांत तैयार करना है नवमार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। विकासशील समाजों में राज्य का विश्लेषण करने के लिए बाद में जो नवमार्क्सवादी सिद्धांत उभरा उसमें बाह्य निर्धारकों को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया और कभी-कभी उन्हें पूरा ही महत्व दिया गया, जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में विश्व पूंजीवाद के प्रति परिधीय राज्य के पूरक तथा आनुवंशिक संबंध को स्पष्ट करने के लिए उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के साथ उनके संबंधों के इतिहास पर भी बल दिया गया। फ्रैंक इमैनुअल वालरस्टीन, अरिघिरी इमैनुअल तथा रुइगारिनी ऐसे प्रथम व्यक्तियों में थे जिन्होंने लैटिन अमेरिका में राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में निर्भरता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात समीर आगीन, ईसा शिवजी, कॉलिन स्पेस, जायल सैगोफ, महमूद मामदानी, माइकेल वान फ्रीहोल्ड तथा कुछ अन्य विद्वानों ने ठोस अध्ययन करने से पहले उत्तर उपनिवेशवादी अफ्रीकी राज्यों के संदर्भ में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन नवभारतवादी सिद्धांतवादियों का योगदान राजनीतिक वैशिष्ट्य को रेखांकित करने के मामले में है जो कि उदारवादी राजनीतिक विकास सिद्धांत में विद्यमान नहीं था। एंजल्स द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र पर आधारित राज्य की वर्ग प्रकृति पर जोर देते हुए एंजल्स ने लिखा है कि राज्य बुर्जुआ या श्रमिक वर्ग का प्रथम तथा अग्रणी उपकरण है। इन अवर विकास विश्व प्रणाली सिद्धांतवादियों ने एशियाई, लैटिन अमेरिका के राज्यों, अफ्रीका को पूंजीवाद संग्रह की प्रक्रिया तथा श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में इन परिधीय अर्थव्यवस्थाओं की सहयोगी भूमिका के प्रशासन के लिए उपकरणों के रूप में देखा। निर्भरतावादी सिद्धांतवादियों ने तर्क दिया कि पूंजीवाद एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जो विश्व बाजार के जरिए तकनीकी रूप से विकसित तथा पिछड़े राज्यों के बीच आदान प्रदान द्वारा परिभाषित होती है।
मेट्रोपॉलिटन राज्यों की तकनीकी तथा सैन्य उच्चता के कारण आसपास के छोटे राज्यों तथा विश्व अर्थव्यवस्था के देशों में प्रभुत्व शोषण तथा विकृति अल्पविकसित के परिणाम आए। असमान विनिमय की प्रक्रिया के जरिए परिधि से आर्थिक अधिशेष निकलता है। असमान विनिमय अत्यधिक मुनाफे की वापसी व्यापार की शर्तों में हास मेट्रोपोल तकनीकी के उपयोग के लिए एकाधिकार शुल्क तथा व्यापार तथा तटकर नीतियां जो कि अपने तथा विश्व बाजार पर परिधीय नियंत्रण नहीं होने देती है। बाह्य राज्यों ने यह अनुभव किया कि स्वायत्त विकास के लिए उन्हें अतिरिक्त आवश्यक धन नहीं मिल पाता है और अग्रणी पूंजीवादी राज्यों में निवेश तथा उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए आर्थिक अधिशेष स्वायत्त राष्ट्रीय बुर्जुआ के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होते। स्पष्टतः उत्तर उपनिवेशकाल के राज्यों की अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद की समाप्ति से बहुत मामूली परिवर्तन आया। महानगरीय मध्यवर्गीय का अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभुत्व जारी रहा है। इस प्रकार निर्भरता के समर्थक सिद्धांतवादियों के अनुसार एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के बाह्य राज्यों के लिए नए स्वरूप तथा नए आवरण महज देशी वर्गों के लिए पुनः उत्पादन की बुनियादी व्यवस्थाएं जारी रहीं। फ्रैंक के शब्दों में विकासशील राज्य राष्ट्रीय पूंजी तथा श्रम और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के बीच आश्रित राज्य के रूप में काम चलाते हैं और ऐसा करने से स्थानीय श्रम को पूर्ण तिलांजलि पर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का लाभ पर्याप्त रूप से प्राप्त करते हैं। पूंजी संग्रह की प्रक्रिया तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की आवश्यकताएं विश्वव्यापी तथा अवरविकसित देशों में तथा विकासशील देशों के राज्य के स्वरूप की भूमिका के मुख्य रूप से निर्णायक होते हैं। फ्रैंक क्राइसिस इन दी थर्ड वर्ल्ड, हैनीमैन, लंदन, 1961। क्या आश्रित राज्य कमजोर राज्य होता है या मजबूत राज्य? निर्भरता सिद्धांतवादियों का तर्क होता है कि बाह्य राज्य में स्थानीय बुर्जुआ कमजोर होता है परंतु आश्रित राज्य में अपेक्षाकृत मजबूत होता है। साम्राज्यवादी बुर्जुआ वर्ग के साथ राज्य के संबंध में निर्भर समाजों में सिद्धांत भिन्न भिन्न होते हैं ताकि स्थानीय बुर्जुआ की तुलना में विकासशील विश्व का राज्य मजबूत हो, परंतु स्थानीय बुर्जुआ वर्ग अनेक मामलों में महानगर की साम्राज्यवादी बुर्जुआ व्यवस्था का कई अर्थों में माध्यम मात्र होता है। लैटिन अमेरिका में निर्भरता के सिद्धांतवादियों ने स्पष्ट किया है कि दो विभिन्न मॉडलों का इस्तेमाल करते हुए विकासशील देश नवलोकतांत्रिक अधिनायक प्रकृति के होते हैं। पहला राज्य पूंजीवादी मॉडल होता है। इस मॉडल में लोकतंत्र तथा अधिनायकवाद दोनों की अवधियों में सामाजिक वर्गों के बारे में राज्य उपकरण के प्रभावों की ओर तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता है। आश्रित आर्थिक संबंध में कमजोर बुर्जुआ का अस्तित्व उत्पादन के लिए राज्यों के विस्तार के पूंजीवादियों के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक दशाएं उत्पन्न करता है। राज्य पूंजीवादी विश्लेषकों का विचार है कि राज्य की भूमिका संग्रह प्रक्रिया के विशेष दौर की विशेषता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो महानगर केंद्रों के प्रति आश्रित अर्थव्यवस्थाओं के संबंध के कारण संकट में रही है। इस प्रकार बाह्य राज्य न केवल वितरण और उत्पादन में सम्मिलित होते हैं बल्कि महानगर राज्य उनके बुर्जुआ वर्ग के साथ भी आपसी संपर्क करते रहते हैं। इस उपर्युक्त उद्देश्य के साथ आश्रित राज्य एक ऐसा राज्य बुर्जुआ नया वर्ग पैदा करना चाहता है जिसके हित प्रत्यक्ष स्वामित्व की अपेक्षा संसाधनों के साथ शक्ति से जुड़े हों। यह राज्य बुर्जुआ नागरिक समाज के वर्ग हित के अफसरशाह प्रतिनिधियों की अपेक्षा राज्य की सेवा करता है। तानाशाह आश्रित राज्य के साथ दूसरी मॉडल ऐसा होता है कि उसकी जड़ें कार्दोसो, फालेटो तथा ओडोनेल के वर्ग संघर्ष के विचारों की जड़ों के मूल में होती हैं। ऐतिहासिक संरचना दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये बात के निर्भरता सिद्धांतवादी वर्ग संघर्ष के संदर्भ में लैटिन अमेरिका के राज्यों में स्थित हैं। विश्व व्यवस्था में विकासों तथा संकटों द्वारा वे एक जैसे स्थित हैं। वे अफसरशाही अधिनायकवाद राज्य की प्रकृति का वर्णन करते हुए उसे प्रभुत्व की गारंटी देने वाला तथा संयोजक बतलाते हैं और प्रभुत्व के संयोजक तथा गारंटी देने वाले का दबदबा अल्पतंत्र तथा समुद्रपारीय बुर्जुआ वर्गों के उच्च गुटों के जरिए होकर चलता रहता है। इस वर्ग ने लोगों को आर्थिक दृष्टि से अलग अलग करके नागरिक समाज के राजनीतिकरण का कार्य चला रखा है। बुनियादी ढांचे के खास प्रकार के खर्च को सामाजिक क्षेत्र में सरकारी तौर पर खर्च करके लोगों को उसका लाभ उठाने और अंतर विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने तथा राज्य अफसरशाही को लाभ पहुंचता है। उदाहरण के लिए सैनिक निर्माण तथा राज्य पूंजी निवेश विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देता है। इतना ही नहीं, पूंजी संग्रह का लाभ निजी पूंजी तथा राज्य निगमों के बड़ी राष्ट्रीय तथा विदेशी इकाइयों के लाभ के लिए होता है। अफसरशाही तथा अधिनायक शब्दों पर निर्भर राज्य सख्ती से श्रमिक यूनियनों तथा समूह संगठनों पर कड़ाई से नियंत्रण करता है। गैर राजनीतिकरण पर दबाव देने के कारण राजनीतिक दलों के जरिए राज्य की राजनीति में पहुंच बता पाना असंभव हो जाता है। जो थोड़ी बहुत पहुंच बाकी रह जाती है वह व्यक्तिगत संपर्कों तथा अफसरशाही के भीतर तथा बाहर के लोगों के बीच संबंधों तक ही सीमित है। इस प्रकार अफसरशाही अधिनायकवाद राज्य से अलग थलग हो जाता है तथा राज्य की वैधता आर्थिक वृद्धि और खपत वाली सामग्री के बढ़ने पर निर्भर करती है और तकनीकी क्षमता तथा सामग्री खपत को वैधता पर निर्भर करती है, जबकि श्रमजीवी तथा कृषक वर्गों को दमनकारी तरीकों के जरिए मौन रहने को बाध्य किया जाता है। हम निम्नलिखित टिप्पणियां करते हुए निर्भरता से संबंध सिद्धवादियों के सैद्धांतिक मतभेदों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। अग्रणी राज्य की प्रकृति के साथ आश्रित राज्य की तुलना इसमें विदेशी पूंजी की भूमिका के कारण बिल्कुल भिन्न प्रकार से आश्रित राज्य तानाशाही रूप अपनाते हैं। निष्प प्रणाली का दबदबा स्थानीय बुर्जुआ वर्ग को ऐतिहासिक रूप से कमजोर रखता है। कमजोर स्थानीय बुर्जुआ अपना दबदबा स्थापित नहीं रख सकते, इसलिए वे शक्ति भी बरकरार नहीं रख सकते और विदेशी पूंजी के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के लिए गारंटी भी राज्य के लोकतांत्रिक रूप से जरिए नहीं रख सकते हैं। विदेशी पूंजी तथा महानगरीय राज्यों की शक्ति तथा उसकी अनिच्छा लोकतांत्रिक राज्यों की लोकप्रिय असाम्राज्यवादी नियंत्रण को कम कर देती है और ऐसे अफसरशाही अधिनायकवादी व्यवस्था को कायम करने में सैनिकों का समर्थन करती है जो विदेश की वास्तविक शक्ति तथा स्थानीय पूंजी की ओर अपेक्षाकृत अधिक उन्मुख होते हैं। निर्भरता के संबंध में सिद्धांतवादियों के अनुसार आश्रित विकासशील राज्य का रूप वास्तव में विदेशी पूंजी का कार्य होता है और इसे बाह्य समाजों से अतिरिक्त अधिशेष लेने की आवश्यकता पड़ती है। गुलेर्मो ओडोनेल ने तर्क दिया है कि लैटिन अमेरिका के राज्य 3 चरणों से होकर गुजरे हैं। बुद्धिजीवियों द्वारा आधिपत्य वाले अल्पतंत्र राज्य जो निर्यात क्षेत्रों पर आश्रित हैं, जनप्रिय अवधि जिसके दौरान देशी मध्यम वर्ग आयात विकल्पों घरेलू मांग और शहरी वर्ग के साथ सहयोग पर निर्भर करता है, और एक अफसरशाही तानाशाही दौर जिसमें आयात विकल्प में मंदी आ जाती है और महानगरीय पूंजी के साथ सैनिक तथा असैनिक तकनीशियनों का सहयोग हो जाता है और सत्तारूढ़ समूहों के विभिन्न संघ तानाशाही बुद्धिजीवी निगमों के एक वर्ग में शामिल हो जाते हैं। निर्भरता के सिद्धांत की एक बड़ी जटिलता हाल के वर्षों में आलोचना का शिकार हुई है। पहला, निर्भरता सिद्धांतवादी पहले के उपनिवेशों तथा महानगरीय पूंजीपतियों के बीच सत्ता संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वतंत्र रूप से गठित करने में विफल रहे हैं। दूसरा, विकासशील देशों के अंदर स्वदेशी मध्यम वर्ग का उत्थान एक नया कारक रहा है जिसकी आश्रित सिद्धांतवादियों द्वारा उपेक्षा की गई है।
तीसरा, यदि कोई इस विचार से सहमत हो जाए कि महानगरीय पूंजी आर्थिक प्रभुत्व कायम रखती है तो स्वदेशी वर्गों के लिए उसे किसी न किसी प्रकार की ढील देनी पड़ती है। महानगरीय पूंजी की प्रभुत्ववादी उपस्थिति द्वारा जो संरचनात्मक सीमाएं बनती हैं, उनके संबंध में स्वदेशी पूंजीवादी वर्गों को सीमित तरीके से नीति के बारे में मुक्त चयन का अधिकार मिलता है। चौथा, निर्भरता सिद्धांतवादी स्वदेशी वर्ग संघर्ष के संदर्भ में विकासशील राज्यों की स्थिति को समझने में विफल रहे हैं। विकासशील राज्य अधिशेष के हस्तांतरण के लिए मात्र एजेंट के रूप में उन्नत तरीके से कहे गए हैं, जो कि वास्तविकता नहीं है। वर्ग निर्भरता के सिद्धांतवादियों नीतियों के विभिन्न बाह्य राज्यों द्वारा अपनाए गए वास्तविक विकास मार्गों की विभिन्नताओं के बारे में बहुत कम ध्यान देते हैं। यह विचार कि उत्पादन का सर्वव्यापी बाह्य पूंजीवाद विकासशील देशों में सभी विकास कार्यों को वस्तुतः अवरुद्ध कर देता है, पूर्व एशियाई विकास के अनुभवों के संबंध में भी इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। बिलवाइन तथा संजय लाल जैसे मार्क्सवादी विद्वान तो इस हद तक तर्क देते हैं कि उपनिवेशवाद एक लक्ष्य है और कई विकासशील देश अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद अब और परोपजीवी नहीं रह गया है, बल्कि अपेक्षाकृत प्रगतिशील है, जैसा कि एशियाई राज्यों के संबंध में मार्क्स ने एक बार तर्क दिया। यह सही ही कहा गया है कि विकासशील राज्य न तो नवोपनिवेशवाद का प्रभुत्व का माध्यम है, न तो पूंजीवादी वर्ग का उपकरण, जैसा कि निर्भरता पर जोर देने वाले सिद्धांतवादी हमें विश्वास दिलाते हैं। हालांकि यह विचार उन्होंने शुरू किया था, ये सत्ता संरचना बन गया था, और यह न तो पूंजीवादी संग्रह का कार्य करता था जैसा कि मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत में कहा गया था, न तो यह महानगरीय पूंजी के लिए पूरी तरह लागू था, केवल उन स्पष्ट समाजों में जहां की वर्गों के लिए द्वारपाल जैसी विचित्र धारणा लागू की जा सकती है। महानगरीय पूंजी के साथ निर्धारण राज्य के तत्वों में से एक था, जैसा कि स्वदेशी पूंजीवादी वर्ग की अनुक्रिया थी, इसे विकसित कर लिया था। हालांकि राज्य स्वयं सत्ता की संरचना के रूप में उभारता है। नीरा चंदो, लिमिट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 27 जनवरी 1995, 90 पृष्ठ 66। मूल तथा बाह्य देशों के बीच संबंधों के असमान आदान प्रदान पर अत्यधिक जोर देते हुए निर्भरता पर जोर देने वाले सिद्धांतवादियों ने गलती से भौगोलिक इकाइयों के साथ मार्क्सवाद वर्गों की समानता दिखाई है और विकासशील देशों की समानता दिखाई है, और विकासशील देशों की असमानता तथा गरीबी की समस्या को बाह्य राज्यों के लाभकारी वर्ग विश्लेषण की संभावना जैसे जो बना दिया है, वह अत्यंत ही असंभाव्य है। यह इसलिए भी अधिक था क्योंकि निर्भरता के सिद्धांतवादियों के बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में ठोस स्तर पर इन भेदों का अंतर कर पाना दुष्कर। 5.6 उत्तर उपनिवेशवादी समाजों में राज्य से संबद्ध वर्ग 1970 के दशक में निर्भरता सिद्धांत का स्पष्टीकरण की दृष्टि से अपनी प्रमुखता नहीं बना सका। उन लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर उभरे जिन्होंने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील समाजों में राज्य तथा वर्ग के बीच संबंध की जांच को बेहतर माना। दक्षिण एशिया के संबंध में लिखते हुए हमजा आल्वी ने इस संबंध में अग्रणी कार्य किया। आल्वी ने उत्तर उपनिवेशवादी समाजों के ऐतिहासिक वैशिष्ट्य के बारे में अपने राज्य का सिद्धांत तैयार किया। उन्होंने इसे उपनिवेशवादी दबदबे तथा बहुत दिनों के इतिहास, संस्कृति तथा इन समाजों की परंपरा द्वारा संरचनात्मक परिवर्तनों से इसे उद्भूत बताया। बाह्य पूंजीवाद के अंतर्गत उत्तर उपनिवेशवाद की प्रकृति के उनके सैद्धांतिकरण की उनकी ईसा शिवजी, जॉन सॉल और कॉलिन लिस जैसे अफ्रीकी नव मार्क्सवादियों ने सराहना की। आल्वी का प्रमुख विचार यह है कि उत्तर उपनिवेशवादी राज्य अपने अत्यधिक विकसित संरचना के कारण नागरिक समाज तथा राजनीति पर प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। उत्तर उपनिवेशवादी राज्य के दमनात्मक तथा सैद्धांतिक उपकरण अग्रिम पूंजीवादी देशों में अपने प्रतिपक्षियों की तुलना में अत्यधिक विकसित होने के कारण सभी स्वदेशी सामाजिक शक्तियों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। आल्वी ने उपनिवेशों में चल रहे उपनिवेशवादी पूंजीवादी विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को इसका श्रेय दिया है। उपनिवेशवादी राज्य शक्तिशाली सैनिक अफसरशाहों की व्यवस्था से सज्जित शक्तियों की व्यवस्था तथा संस्थागत प्रणाली के विनियमन तथा स्वदेशी समाजों का नियंत्रण करता था। उचित विकसित पूंजीवादी वर्ग के न होने के कारण इस संबंध में उपनिवेशवादी तथा उत्तर उपनिवेशवादी के बीच में आल्वी ने ऐतिहासिक साम्यता को रेखांकित किया है, जिसके कारण उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों में अफसरशाही सैनिक अल्पतंत्र लगभग सामान्य विशेषता हो गया है। इसके बाद यह तर्क दिया गया है कि उत्तर उपनिवेशवादी राज्य किसी एक ही वर्ग का उपकरण नहीं है। यह अपेक्षाकृत स्वायत्त वर्ग है क्योंकि इसमें राज्य के तंत्र की प्रकृति का अत्यधिक विकास हो गया है और यह तीन प्रभुत्व वाले वर्गों महानगरीय मध्यम वर्ग, देशी मध्यम वर्ग तथा प्रतिस्पर्धात्मक हितों वाले भूस्वामी वर्ग की ओर से कार्य करता है तथा मध्यस्थता करता है। इस प्रकार उत्तर उपनिवेशवादी राज्य को सामाजिक व्यवस्था संरक्षित करने का कार्य सौंपा जाता है, जिसमें सत्तारूढ़ वर्गों का हित निहित रहता है। आल्वी से एक दूसरा पूरक विचार भी मिलता है, जिसमें उत्तर उपनिवेशवादी समाजों में राज्य की केंद्रीयता को स्पष्ट किया गया है। उपनिवेशवाद की समाप्ति के समय उत्तर उपनिवेशवादी राज्य को एक नई तथा अपेक्षाकृत स्वायत्त आर्थिक भूमिका प्राप्त हुई, जो कि वर्ग बुर्जुआ राज्य में जिसकी समानांतर कोई बात मौजूद नहीं थी, क्योंकि उत्तर उपनिवेशवादी समाज में राज्य सीधे आर्थिक अधिशेष वाले बहुत बड़े हिस्से तक पहुंचता है और अपने अफसरशाही के जरिए आर्थिक कार्यकलापों को दिशा देता है। राज्य के लिए स्वतंत्र आर्थिक आधार सार्वजनिक खर्च के बड़े पैमाने पर व्यवस्था कायम की और उसे स्वायत्त आर्थिक भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। आली और सॉल के अनुसार एक अन्य कारक भी है जो उत्तर उपनिवेशवाद के समाजों में राज्य के निर्णायक महत्व को परिभाषित करता है। वे प्रादेशिक एकता, वैधता और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए राज्य के विशेष आदर्शवादी कार्य का उल्लेख करते हैं। विशेषकर सॉल ने तर्क दिया है कि विकसित पूंजीवादी प्रणाली के लिए सैद्धांतिक मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के कार्य में आर्थिक परिवर्तन को भी साथ साथ तैयार किया गया है। लेकिन उपनिवेशवाद उत्तर समाजों में प्रादेशिक सीमाओं की कृत्रिम प्रकृति की स्थिति में एक बार शक्तिशाली प्रत्यक्ष उपनिवेशवादी शक्ति के चले जाने के बाद इस प्रकार की दबदबा बनाने वाली स्थिति को पैदा किया गया था। आल्वी और उपनिवेशवाद के बाद के अन्य राज्य सिद्धांतवादियों के अनुसार ऊपर के तीनों कारकों को एक साथ ले लेने पर उत्तर उपनिवेशवादी सामाजिक संरचनाओं के लिए राज्य की केंद्रीयता अधिक उजागर होती है। इस प्रकार की उच्च सापेक्ष स्वायत्तता की स्थिति में राज्य की नीतियों के निर्धारण करने के मामले में अफसरशाही अपने अधिकारों को लेकर एक प्रमुख घटक के रूप में सामने आती है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि उत्तर उपनिवेशवादी समाजों में अफसरशाही की विशेष भूमिका के बारे में अनेक मार्क्सवादियों ने विशेष ध्यान देते हुए विश्लेषण किए हैं। बहस का यह हिस्सा दो दृष्टियों से जटिल और प्रश्न करने लायक है। पहला, अफसरशाही या अल्पतंत्र एक विशेष श्रेणी या विशेष वर्ग माना जाता है। अब बात की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि अपने वर्ग उत्पत्ति की गुणवत्ता के आधार पर क्या ये सदस्य एक वर्ग का गठन करते हैं या क्योंकि वे अफसरशाही से संबंध है। दूसरा, राज्य के उपकरण और राज्य की सत्ता के बीच भेद हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में राज्य की शक्ति को अफसरशाही वर्ग से संबंध मान लिया जाता है। तब प्रश्न यह उठता है कि क्या अफसरशाही को एक वर्ग माना जा सकता है।
उपर्युक्त संदर्भ में हम निकोस कोलंतजास के विचारों का उल्लेख कर सकते हैं, जिनमें यह तर्क देता है कि अफसरशाही किसी वर्ग का गठन नहीं करती है। यह एक सामाजिक श्रेणी बनी रहती है, जिसे सामाजिक समष्टि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसकी मुख्य विशेषता अन्य आर्थिक विषयों की अपेक्षा राजनीतिक संरचनाओं के संदर्भ में विशेष संबंध पर आधारित है। कोलंतजास का विचार है कि जिन समाजों में उत्पादन का संबंध पूंजीवादी स्वरूप नहीं ग्रहण कर चुका है, राज्य का मध्यम वर्ग अपने लिए एक विशेष स्थान स्थापित करने में सक्षम रहता है, परंतु इस मामले में भी अफसरशाही के आधार वर्ग का गठन नहीं करता है, बल्कि एक प्रभावी वर्ग होने के कारण ही यह एक वर्ग बनता है। उपर्युक्त संदर्भ में हम निकोस कोलंतजास के विचारों का उल्लेख कर सकते हैं, जिनमें यह तर्क देता है कि अफसरशाही किसी वर्ग का गठन नहीं करती है। यह एक सामाजिक श्रेणी बनी रहती है, जिसे सामाजिक समष्टि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसकी मुख्य विशेषता अन्य आर्थिक विषयों की अपेक्षा राजनीतिक संरचनाओं के संदर्भ में विशेष संबंध पर आधारित है। कोलंतजास का विचार है कि जिन समाजों में उत्पादन का संबंध पूंजीवादी स्वरूप नहीं ग्रहण कर चुका है, राज्य का मध्यम वर्ग अपने लिए एक विशेष स्थान स्थापित करने में सक्षम रहता है, परंतु इस मामले में भी अफसरशाही के आधार वर्ग का गठन नहीं करता है, बल्कि एक प्रभावी वर्ग होने के कारण ही यह एक वर्ग बनता है। आल्वी के विश्लेषण में यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि वह सैनिक अफसरशाही तंत्र को राज्य के प्रशासकीय उपकरण या राज्य को शासन करने की शक्ति के आधार पर एक वर्ग मानता है। जैसा कि ऊपर विचार किया जा चुका है, वह सैनिक तथा अफसरशाही की ऐतिहासिक विशिष्ट भूमिका का उल्लेख करता है, जो उत्तर उपनिवेशवादी समाजों में राज्य के उपकरण का रूप लेती हैं। लेकिन उसके विचार में अल्पतंत्र राजनीतिज्ञों के माध्यमों से शासन करना बेहतर मानता है, जहां तक कि वे अपनी सापेक्ष स्वायत्तता और शक्ति कायम रख सके। पूर्वी अफ्रीका के संदर्भ में सॉल ने तर्क दिया है कि देशी वर्ग गठन की स्थिति में थे, और इस मामले में वे उन एशियाई समाजों की तरह नहीं थे जो निर्धारित वर्ग दिल नहीं रखते थे। यह उपनिवेशी राज्य की दमनात्मक नीतियों के कारण था। इस प्रकार सॉल तर्क देता है कि देशी वर्गों के हितों को पूरा करने के लिए राज्य के अफसरशाही के पास बहुत कम संभावना रह जाती है। वास्तव में अफ्रीका जैसे उत्तर उपनिवेशवादी समाजों में राज्य अफसरशाही देशी मध्यम वर्ग की स्पष्ट अक्षमता को देखते हुए राज्य की नीतियों को तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाने लगती है, और प्रभुत्वशाली सत्तारूढ़ वर्ग में उभर जाती है, जो राज्य की अफसरशाही को शासक वर्ग के दर्जे को उपभोग करने की अनुमति दे देती है। उत्तर उपनिवेशवादी समाजों में राज्य के अफसरशाही को केंद्रीय भूमिका दिए जाने का नवमार्क्सवादियों जैसे जी ए मान तथा लेंजेंडोर्फर, जॉयल सामोफ, पीटर इवांस तथा सजेंटेस ने भी अनुमोदन किया है। जी एमान तथा लेंजेंडोर्फर ने तर्क दिया है कि राज्य अफसरशाही, प्रशासकीय अफसरशाही, अपनी गहरी दिलचस्पी के कारण राज्य की आय के वितरण को लेकर एक सामाजिक इकाई की तरह लगातार संघर्ष में लिप्त हो जाती है। विकसित राजनीतिक संस्थाओं के अभाव में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें राज्य की अफसरशाही अपने वर्ग हितों के कारण राजनीतिक अंतराल को भरने के लिए राष्ट्र से बाहर की पूंजी और दिलचस्पी लेने वाले समूहों के बीच मध्यवर्ती हैसियत से काम करने लगती है। यान्सकेता के अनुसार राज्य अफसरशाही ऐसी शक्ति ग्रहण का लेती है जिससे वह न केवल अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति का नियमन और निर्धारण करने लगती है, बल्कि राज्य के अधिशेष को वितरक व्यवस्था का भी रूप ले लेती है। इसके ढुलमुल वर्ग हित या तो राष्ट्र से बाहर की पूंजी के साथ अथवा लोकप्रिय आधार सहित स्थानीय वर्ग के साथ गठजोड़ या संपर्क साधने में सक्षम बना देते हैं। जहां तक राज्य के बुर्जुआ वर्ग की संगठन का सवाल है, सजेटस ने तर्क दिया है कि राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग में सिविल अधिकारी, प्रबंधक, प्रशासक, अफसरशाह, कुछ बुद्धिजीवी तथा सशस्त्र सेना के अधिकारी शामिल होते हैं। धारणा की यह भिन्नता की अफसरशाही एक स्पष्ट अलग वर्ग की होती है, शिवजी मिलकसॉक्स तथा मामदानी के लेखों में पाई जाती है। उत्तर उपनिवेशवादी अफ्रीका के संदर्भ में लिखते हुए उन्होंने तर्क दिया है कि जहां देशी बुर्जुआ वर्ग असामान्य रूप से कमजोर है और राज्य अपेक्षाकृत मजबूत है, वहां राज्य अफसरशाही ने आर्थिक अधिशेष का विनियोजन और संग्रह किया। इस अफसरशाही की वर्ग उत्पत्ति मध्यम तंत्र में होती है और उनके हितों के लिए कार्य करती है। दूसरी ओर इस अफसरशाही बुर्जुआ ने भी राज्य के संसाधनों और अंगों का विनियोजन भी किया। हम उत्तर उपनिवेशवादी राज्य के सामान्य सिद्धांतों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तीन वर्गों को जैसे महानगरीय मध्यम वर्ग, देशी मध्यम वर्ग तथा जमींदार कृषक वर्ग को आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्वशाही मान सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे राजनीतिक दबदबा या राज्य के कार्मिकों अफसरशाही मध्यम वर्ग बटा लघु बुर्जुआ वर्ग को सत्तारूढ़ या प्रशासकीय तत्व के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में सबसे सक्रिय तथा सरकार की सत्ता पर अधिकार रखने वाला मान सकते हैं। यहाँ इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि नवमार्क्सवादी सैद्धांतिकों के लेखों में आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली वर्गों को आमतौर पर ऐसे वर्ग के रूप में माना जाता है जिनकी पुनः उत्पादन आवश्यकताएं सामाजिक संरचना के समग्र आर्थिक ढांचे का अंततः निर्धारण करती है। लेकिन राजनीतिक प्रभुत्व को राज्य के उत्पादन के रूप में समझा जाना चाहिए और आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली वर्गों की सामान्य पुनः उत्पादक आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विशेष नीति निर्धारक के रूप में भी माना जाना चाहिए। पहले के अनुभागों में हम राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर विचार कर चुके थे। मार्क्स और एंजल्स पर फिर से दृष्टिपात करते समय यह तर्क दिया जाता है कि सामान्य स्थिति में राज्य आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व वाले सामाजिक वर्ग के उपकरण के रूप में कार्य करता है, लेकिन उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुछ ऐतिहासिक अनुमानों में राज्य को सापेक्ष स्वायत्तता प्राप्त है। पहला, जहां किसी खास उत्पादन पद्धति के अनोखे विकास के परिणामस्वरूप सामाजिक वर्गों का उत्पादन कम रहा है। उपनिवेशवाद पूर्व एशियाई राज्य तथा औपनिवेशिक राज्य के साथ कमोबेश यही स्थिति रही है। दूसरा, जहां राज्य एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग का इस्तेमाल करते हुए सापेक्ष स्वायत्तता प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त विश्लेषण से हमें उत्तर उपनिवेशवादी सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। जैसा कि पहले विश्लेषण किया जा चुका है, उत्तर उपनिवेशवादी राज्य सिद्धांतकारों द्वारा यह तर्क दिया जा चुका है कि ऊपर लिखित तीनों सत्तारूढ़ वर्गों के भिन्न भिन्न संरचनात्मक आधार और प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग हित है। इस जटिल वर्ग संरचना के संदर्भ में जहां कोई भी खास वर्ग प्रमुख नहीं है और राज्य तथा इसके कार्मिकों को विरासत में मिले राज्य की व्यवस्था के भीतर अपने तरीके से कार्यवाही करने के लिए व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है, तथापि राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका केवल सापेक्ष रूप से स्वायत्त है, क्योंकि यह वर्ग समाज की संरचना के बाहर से नहीं निर्धारित होती बल्कि भीतर से निर्धारित होती है, जिनका निजी संपत्ति की संख्या पर आधारित व्यवस्था को सुरक्षित रखने का स्पष्ट उद्देश्य है। ऐतिहासिक सूझबूझ के महत्व को रेखांकित करने के लिए सैद्धांतिक विशिष्टता की योग्यता के बावजूद उत्तर उपनिवेशवादी राज्य सिद्धांतवादी निर्भरता के सिद्धांतवादियों की ही तरह विफल रहे और एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों के स्पष्ट उपनिवेशवादी अनुभवों से कुछ विचार ग्रहण करने में विफल रहे। जैसा कि नीरा चंडोक ने लिखा है, विभिन्न देशों ने उपनिवेशवाद के अपने विशेष अनुभवों, रहस्यों के अपने इतिहासों, विरोध की परंपराओं, विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांतों, बौद्धिक अवदानों तथा भविष्य की विभिन्न नकल्पनाओं के आधार पर अनेक प्रचार के उपनिवेशवादी संघर्षों को देखा था।
और स्वतंत्रता के बाद विभिन्न देश संस्थाओं के निर्माण के विभिन्न मार्गों वैध सिद्धांतों को पैदा करते हुए राजनीतिक गतिशीलता की पद्धतियों और राष्ट्र राज्य परियोजनाओं का सहारा लिया। नीरा चंदोक, लिमिट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 27 जनवरी 1995, पृष्ठ 5। स्वाभाविक रूप से पिछले 2 दशकों के दौरान विश्लेषण के विश्व संरचना के आधार पर विकासशील समाजों में राज्य के सामान्य सिद्धांतों को व्यक्त करने की किसी भी कोशिश को निरुत्साहित किया गया है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के सार्वभौम अमूर्त वर्गों के बारे में आधुनिकीकरण, विकास तथा निर्भरता और उसके बाद उत्तर उपनिवेशवादी राज्य सिद्धांतवादियों ने स्थानीय विशेष तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रचलनों में दर्शित खास अध्ययनों द्वारा विस्थापित की गई है। इस प्रकार राज्य की प्रकृति का विश्लेषण करने से पहले अपेक्षाकृत अधिक कठोर ऐतिहासिक सूझबूझ को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है।